मेरा ये वीडियो चैप्टर 1 यूरोप को कंटिन्यू करते हैं फटाफट जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे। देखो बच्चों, अपने इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जिसका नाम है फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस इस दुनिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज में से ना केवल एक था बल्कि है। अब फ्रांस के बारे में कुछ एक बातें कही जाती है जिसने पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की भावना को जन्म दिया। फ्रांस इज द मदर ऑफ ऑल रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो फ्रांस के लिए क्या कहा जाता है? व्हेन फ्रांस sneezes रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि बच्चों अगर फ्रांस को छींक आती है तो यूरोप को क्या होता है? जी हाँ, बुखार। तो इसका क्या मतलब होता है व्हेन फ्रांस sneezes? इसका मतलब होता है बेटा कि जो भी कुछ फ्रांस में होता है ना, उसका ग्रेटर 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 बड़ा इम्पैक्ट हमें कहाँ फील होता है? यूरोप में। तो अगर फ्रांस के अंदर कोई एक्टिविटी होती है तो उसका बड़ा असर कहाँ दिखाई देता है? यूरोप में। और यार फ्रांस में एक बहुत जबरदस्त वाली एक्टिविटी हो चुकी थी जिसको वर्ल्ड की हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। देखो मैंने बोर्ड पे पूरी फ्रांस की हिस्ट्री को शॉर्ट में लिख रखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के आसपास का, तो एक बार जरा आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको देखना। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर की स्टार्ट करते हैं कहां से? फ्रांस से। साल 1789 की बात है। फ्रांस में कौन रूल कर रहा था? क्लास 9 में पढ़ा, लुइस 16। लोगों में डिस्क्रिमिनेशन था, फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट के लोग होते थे, बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस थी, क्लोथिंग का डिफरेंस था, पता नहीं किन किन चीजों का फ्रांस के अंदर भेदभाव होता था। तो अल्टीमेटली जनता ने डिसाइड किया कि वो इस भेदभाव वाली दुनिया को खत्म करेगी। इसीलिए जनता रिवोल्ट करती है और किसको हटा देती है? फ्रांस के रूलर लुइस 16 को। इस तरीके से लुइस 16 को हटा करके सारी पावर आपको याद है किसके पास पहुंचेगी? जी हाँ, जैकोबियन क्लब। सारी पावर्स किसके पास चली जाएंगे? जैकोबियन क्लब। और जैकोबियन क्लब का लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर फ्रांस का अगला रूलर बनेगा, जिसको क्लास 9 में रेन ऑफ टेरर कहा गया था। याद है कुछ? 1793-94 की बात है। 1793-94 की बात है जब फ्रांस को किसने कैप्चर कर लिया। तो देखो पहले फ्रांस में मोनार्क था लुइस 16, जनता रिवोल्ट करती है, लुइस 16 को हटा दिया, पावर किसके हवाले कर देती है? जैकोबियंस के लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को। याद है ये रोबेस्पियर वही था जो गुलेटिन नाम का पनिशमेंट देता था लोगों को। हाँ, तो रोबेस्पियर को बाद में दे रियलाइज कि भैया गलती हो गई, रोबेस्पियर भी एक अच्छा रूलर नहीं है, तो उन्होंने रोबेस्पियर को हरा के पावर्स दे दी 5 लोगों को, जिनको फ्रांस की हिस्ट्री में क्या कहा गया? 5 डायरेक्टर्स। अब बेटा फ्रांस के ऊपर 5 डायरेक्टर्स रूल करने लगे, लेकिन वो लोगों के बीच में बात पे कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट होता था। आप सोचो कितना अजीब होगा कि एक देश को चलाने के लिए 5 आदमी, इसको फ्रांस में डायरेक्टरी रूल कहते थे। तब अल्टीमेटली दे रियलाइज कि भैया इनको भी हमें हटाना ही पड़ेगा। जनता कुछ कर पाती उसके पहले ही इनके मिलिट्री चीफ, जिसका नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्टे, उसने फ्रांस पे कब्जा कर लिया। तो एक्चुअली नेपोलियन ने किसको भगाया फ्रांस से? 5 डायरेक्टर्स को। नेपोलियन 5 डायरेक्टर्स को हटाता है, फ्रांस को खुद कैप्चर कर लेता है, एंड नाउ ही बिकम्स द रूलर ऑफ फ्रांस। देखो कितना अजीब है ना फ्रांस की जनता की किस्मत। समझो कहां से लुइस 16 से चालू हुए थे आजादी, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कराने के लिए। स्टार्ट होते हैं कहां से? लुइस 16 से घूम कर हम पहुंच जाते हैं कहां पे? नेपोलियन पे। लेकिन नेपोलियन जो एक डिक्टेटर बना फ्रांस का, यार इसने फ्रांस की जनता को बहुत अच्छे अच्छे काम करके दिए। इसका किया हुआ सबसे इंपॉर्टेंट काम था नेपोलियनिक कोड 1804। हाँ बच्चों, 1804 में नेपोलियन वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जिसने कानूनों को लिखवा दिया। देखो यार, कोई भी बात अगर अनरिटन होती है ना, बिना लिखी हुई होती है, तो मैं मना कर सकता हूँ कि मैंने कहा ही नहीं, लेकिन अगर मैं उसको लिखवा दूं तो आप कैसे मना करूंगा? आप तो लिखा हुआ दिखा दोगे ना कि सर जी ये रहा पेपर, आपने लिखा था, देखो आपने साइन भी करे। तो यार नेपोलियन बेटा वो इंसान था जिसने सारे के सारे कानूनों को पहली बार कोडिफाई करवा दिया। कोडिफाई या कोडिफिकेशन शब्द का मतलब होता है लॉ को लिखना। तो साल 1804 की बात है, नेपोलियन ने सारे के सारे लॉज को रिटन मैनर में जनता के सामने रख दिया। जस्ट को हम नेपोलियनिक कोड 1804 के नाम से जानते हैं। देखो नेपोलियनिक कोड 1804 ने फ्रांस की जनता के साथ कौन कौन से अच्छे काम किए? नंबर 1,
बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया गया। क्या खत्म कर दी गई? बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस, यानी अब कोई फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट नहीं होगा। ये जो तुम सीना चौड़ा करके घूमते हो ना, हम सेकंड एस्टेट के लोग हैं, फर्स्ट एस्टेट के लोग हैं, हम नोबल हैं, हम क्लर्जी हैं, अब सब कॉमन हो जाएंगे। तो नो बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस, नंबर 1। नंबर 2, यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम। यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम का मतलब है कि सब लोगों के लिए टैक्स एक जैसा हो जाएगा। नंबर 3, लॉ विल बी इक्वल फॉर एवरीवन, यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के लिए सब लोग क्या होंगे? इक्वल होंगे। और भी ना जाने क्या क्या, आप अपनी बुक में जैसे 1804 का नेपोलियन कोड निकालोगे तो उसके नीचे वो सारे प्रोविजंस हैं। एक बात ध्यान रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्कूल में क्लास 10th में, ठीक है, नेपोलियन कोड में क्या क्या कहा गया था, तो इसको एक बार जरूर आप देख लेना, ठीक है। तो नेपोलियन क्या करता है? नेपोलियन कोड बना करके लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन को खत्म तो करवा देता है, लेकिन कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। बच्चों, अब यहाँ काम आता है ड्यूक मेटरनिक का बोला हुआ वो सेंटेंस, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, यानी बेटा फ्रांस स्नीजेस, फ्रांस ने छींक दिया। कैसे छींक दिया? फ्रांस ने जब अपनी जनता को कानून लिख करके दे दिए, जिसे नेपोलियन कोड या फिर सिविल कोड 1804 के नाम से जाना जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसकी खबर जल्दी से फ्रांस के पड़ोसी देशों में चली जाएगी। एक के बाद एक पड़ोसी देशों की जनता को जब ये लगेगा ना कि फ्रांस में तो बहुत अच्छा हो रहा है और वहां अब सारे कानून लिख दिए गए हैं, लोगों से डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया गया है, यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम बना दिया गया है, टैक्स के जो रेट्स है उन्हें कम कर दिया गया है, बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस खत्म हो गई है, 3 एस्टेट्स खत्म हो गए हैं। इतनी सारी बातें जब फ्रांस की अच्छी अच्छी खबरें कहाँ पहुंचेंगे? यूरोप के दूसरे देशों में। तो यूरोप के दूसरे देशों की जनता कहेगी काश हमारे यहाँ पर भी कौन होता? नेपोलियन। हाँ, दूसरी, ठीक है, फ्रांस की खुशखबरी दूसरे लोगों को मोटिवेट करेगी और बोलेगी कि काश हमारे यहाँ पर भी कौन होता? नेपोलियन। अब पता है क्या होगा? ध्यान से सुनना, नेपोलियन फ्रेंच आर्मी को भेजेगा आसपास के देशों को कॉन्कर करने के लिए, और जब फ्रांस की आर्मी आसपास के देशों के अंदर एंटर होगी ना, तो उन देशों की जनता फ्रेंच आर्मी का वेलकम करेगी। सोचो, हमारे दुश्मन देश में हम एंटर होते हैं और वहां की जनता हमारा वेलकम करती है, कितना अजीब है ना। एक्चुअली बेटा फ्रांस की आर्मी ने खुद को लिबरेटर ऑफ यूरोप डिक्लेयर कर दिया। फ्रांस ने ये कहना शुरू किया कि मैं यूरोप को मुक्ति दिलाने वाला हूं। यूरोप का मुक्ति दाता बन गई कौन? फ्रेंच आर्मी, ठीक है। अब जहां जहां फ्रेंच आर्मी अटैक करती, वहां की जनता वेलकम करती, फ्रांस की सेना का साथ देती, और तो और खुद के ही राजा को हराने के लिए वहां की जनता फ्रांस की सेना का साथ देती। इसका क्या मतलब हुआ कि वो लोग फ्रांसी की तरह क्या फॉर्म करने लगे? जैकोबियन क्लब्स। क्या फॉर्म करने लगे? जैकोबियन क्लब। जगह जगह यूरोप के देशों में जैकोबियन क्लब बनाए जाने लगे। फ्रेंच आर्मी का क्या किया जाने लगा? वेलकम। और इस तरह देखते ही देखते यूरोप के अधिकांश देशों पे किसका कब्जा हो गया? फ्रांस का। यानी एक्चुअली एक चमत्कार होने वाला था फ्रांस की किस्मत में। कहां से शुरू करते हैं? लुई 16, उनको हटा के कहां पहुंचे? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उनसे कहां पहुंचे? 5 डायरेक्टर्स। वहां से कौन आ गया? नेपोलियन जब लोगों के लिए अच्छे काम करता है, नेपोलियन कोड बनाता है, लोगों की भलाई के लिए काम करता है, फालतू के टैक्सेस हटाता है, यूनिफिकेशन कर देता है पूरी कंट्री का, करेंसी सेम बना देता है, तो नेपोलियन की ये बातें कहां पहुंच जाती है? पूरे यूरोप में। और देखते ही देखते पूरे यूरोप की जनता किसका साथ देने लगती है? नेपोलियन का। पूरे के पूरे यूरोप के बहुत बड़े हिस्से पे किसका कंट्रोल हो जाता है? नेपोलियन का। अब सुनो, नेपोलियन जब अति शक्तिशाली हो रहा था ना, तो कुछ देश ऐसे थे यूरोप में जिनकी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, घबरा रहे थे, डर रहे थे। हाँ, उन देशों में सबसे इंपॉर्टेंट नाम था इंग्लैंड का। यस, इंग्लैंड, ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम तीनों एक ही है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। तो इनमें से एक नाम कौन था? इंग्लैंड। दूसरा नाम कौन था? रशिया। तीसरा कौन था? ऑस्ट्रिया। चौथा कौन था? प्रशिया।
तो रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन मिलेंगे। ये चारों देशों को किसके नाम से डर लगने लगेगा? नेपोलियन के। और इन चारों देशों को लगेगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि एक दिन इनके देश पर भी कौन कब्जा कर ले? नेपोलियन और फ्रांस। अल्टीमेटली ये चारों नेपोलियन से इतने घबरा जाएंगे, इतने डरेंगे कि नेपोलियन से अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो चारों की कंबाइंड फोर्सेस साल 1815 में एक मैदान में चली जाएगी। मैदान का नाम क्या होगा? वॉटरलू। और 1815 में इन चारों देशों की कंबाइंड सेनाएं अकेले फ्रांस यानी नेपोलियन बोनापार्टे से युद्ध लड़ेंगी। और जानते हो अपनी इस वॉर में नेपोलियन हार जाएगा। ठीक है, तो ये नेपोलियन की आखिरी ऐसी लड़ाई थी जिसमें वो हार गया, क्योंकि इसके बाद अब उसके पास हारने के लिए कोई जगह बची नहीं। तो साल 1815 आएगा, क्या होगा? नेपोलियन की डिफीट होगी, बैटल ऑफ वॉटरलू होगा और नेपोलियन हारेगा। नेपोलियन की हार के बाद बेटा ये जो चारों के चारों देश है ना हमारे, कौन कौन से चारों देश हैं? नंबर 1 ऑस्ट्रिया, नंबर 2 प्रशिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, ठीक है, और चौथा नाम क्या था? इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम। इन चारों की कंबाइंड फोर्सेस एक तरफ से होगी और दूसरी तरफ से अकेला कौन होगा? फ्रांस। फ्रांस का लीडरशिप कौन करेगा? नेपोलियन बोनापार्टे। तो बैटल ऑफ वॉटरलू होगा। इस युद्ध में कौन जीतेगा? ये चारों जीतेंगे भैया। कौन जीतेगा? ये चारों। अब ये चारों देश जो जीतेंगे ना, जीतने के बाद में नेपोलियन को अरेस्ट कर लिया जाएगा और दूर एक आइलैंड पर जेल में डाल दिया जाएगा। नेपोलियन अब पिक्चर से खत्म है, उसकी कहानी खत्म, लेकिन पार्टी अभी शुरू हुई है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बैटल ऑफ वॉटरलू 1815 और ये चारों देश। अब बच्चों ये चारों देश कौन कौन? ऑस्ट्रिया, ठीक है, प्रशिया, रशिया और यूनाइटेड किंगडम। जब ये चारों जीतेंगे ना, तो अब इनके लिए सवाल यह होगा कि इस इतने बड़े फ्रांस का क्या करें जिसको हमने जीत लिया। तो ये डिसाइड करेंगे कि फ्रांस को दोबारा से डिवाइड कर दो, उतना ही बना दो जितना कि वो नेपोलियन से पहले था। यानी वो सारे के सारे एरियाज दोबारा से आजाद कर दो जिसने किसको कॉन्कर किया था? किसने कॉन्कर किया था? फ्रांस ने और नेपोलियन ने। तो ये लोग एक ट्रीटी साइन करेंगे। ट्रीटी का नाम होगा ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, क्या नाम होगा? ट्रीटी ऑफ वियना। और वियना पीस ट्रीटी के अंदर ये लोग नेपोलियन के करे हुए सारे कामों को अनडू कर देंगे। वियना कहाँ आता है? वियना ऑस्ट्रिया के अंदर आता है, इसलिए ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक, क्या नाम था? ड्यूक मैटरनिक इस वियना पीस ट्रीटी को चेयर करेगा। यानी इस वियना पीस ट्रीटी का प्रेसिडेंट कौन होगा? ड्यूक मैटरनिक। वियना पीस ट्रीटी कब साइन होगी? साल 1815 में। किसके हारने के बाद साइन होगी? नेपोलियन के। नेपोलियन क्यों हारेगा? क्योंकि चार देश उसके ऊपर कंबाइंडली क्या करेंगे? अटैक करेंगे। तो अब वियना पीस ट्रीटी साइन होती है। वियना पीस ट्रीटी में नेपोलियन के किए हुए सारे कामों को अनडू कर दिया जाता है, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, खत्म, सब खत्म। आगे बार समझ में, नेपोलियन के किए हुए सारे कामों को ये लोग खत्म कर देते हैं, लेकिन केवल एक काम को छोड़ के। हाँ बच्चों, इसको याद रखना, ये वापस 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि वियना पीस ट्रीटी में कौन से काम को छोड़ दिया गया जो नेपोलियन ने किया था, उसको खत्म नहीं किया गया। और वो था बेटा 39 स्टेट्स का कॉन्फर्टेशन। 39 स्टेट्स का कॉन्फर्टेशन जिसको किसने बनाया था? नेपोलियन ने। इसको इन लोगों ने अनटच छोड़ दिया, बाकी नेपोलियन के किए हुए सारे कामों को खत्म कर दिया। फ्रांस को दोबारा से उतना ही बना दिया जितना वो नेपोलियन से पहले था। मतलब नेपोलियन के कॉन्कर करे हुए सारे इलाकों को आजाद कर दिया गया। अब इन देशों के सामने क्वेश्चन आया कि यहाँ पे रूल कौन करेगा, किसका शासन होगा? भैया नेपोलियन तो मर गया, यानी अब फ्रांस का रूल किसको देंगे? तो इन भाई लोगों ने फ्रांस का रूल दोबारा से बर्बन फैमिली ऑफ फ्रांस के हवाले कर दिया। हे भगवान, कुछ समझ आया? यानी घड़ी की सुइयां घूम करके भाई आ गई। फ्रांस की जनता ने बर्बन किंग लुइस 16 को हटाने के लिए तो रिवोल्ट किया। जैकोबियन क्लब आया, रेन ऑफ टेरर आया, नेपोलियन आया, और अब वापस फ्रांस किसके पास चला गया? जनता ने कहा अजीब मुसीबत है, हम लोगों ने जिनसे फीचर छुड़ाने के लिए रिवोल्ट किया, तुमने पूरा का पूरा एम्पायर वापस उन्हीं को लौटा दिया। ना केवल इन्होंने फ्रांस में बर्बन फैमिली को वापस बुला लिया,
बल्कि इसके अलावा उन्होंने यूरोप के सारे देशों में जो फ्रांस के कंट्रोल में थे उन सब देशों में दोबारा से मोनार्की को री इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी वापस वही पुराने जमाने के राजा रजवाड़े लौट आए, सारी की सारी एस्टेट सिस्टम दोबारा से शुरू हो गया और सब कुछ वापस लौट गया। इसीलिए बेटा अपनी जो हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं उस हेडिंग का नाम देखो क्या है, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 के बाद कंजर्वेटिज्म का वापस आ जाना। कंजर्वेटिज्म से ही तो पीछा छुड़ाया था फ्रांस ने और वापस कौन लौट आया फ्रांस में, कंजर्वेटिज्म। तो आपके लिए मेरे इस वीडियो से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, नंबर 1 1804 का नेपोलियन कोड जरूर पढ़ना, नंबर 2 ट्रीटी ऑफ वियना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना किसने लीड की, ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रियन चांसलर ने। नंबर 4 ड्यूक मेटरनिक ही वो बंदा है जिसने कहा था वैन फ्रांस नेजेस, ठीक है। 5वां क्वेश्चन बच्चों, कौन सा ऐसा काम था जिसको अनटच छोड़ दिया, यानी ट्रीटी ऑफ वियना ने खत्म नहीं किया जो नेपोलियन ने किया था। हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन अनटच छोड़ दिया गया था। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं जल्दी से इसका नेक्स्ट पार्ट और बना के लाऊंगा। मैं लंबी चेन में वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, ताकि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। चाहूँ तो समझ करके जल्दी में सारा बना सकता हूँ, लेकिन फिर वो आपके लिए रायता फैला देगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे से पढ़ने के बाद भी तुम्हें समझ में ना आए। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो जस्ट मुझे मैसेज करना। मेरा फोन नंबर है 9887365477, ठीक है ना। हाँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हो और अगर आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज है, तो यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलता हूँ जल्दी से। थैंक यू।